हमारा एमसी मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे पहले से पता था कि यह एक पोजीशन है जिसे वह कभी हासिल नहीं कर सकता, चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे। फिर भी वह अपने गोल को हासिल करने के लिए बेताब था, और इसी वजह से उसने एक लेजेंड को फॉलो करने का फैसला किया जो जेनरेशन से पास डाउन होता आया था। कहा जाता था कि एक गोल्डन फ्रूट एक सैंक्चुअरी के अंदर मौजूद है जिसकी रक्षा एक ड्रैगन करता है। यह वही फ्रूट था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इमॉर्टैलिटी देता है, और एक लंबी कठिन बैटल के बाद ड्रैगन को हराकर हमारा एमसी गोल्डन फ्रूट तक पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान रह गया कि फ्रूट सचमुच मौजूद था, और उसने ड्रैगन की कॉर्प्स पर ऐसे बैठा जैसे कोई असली कॉन्करर, इससे पहले कि वह फ्रूट को खाने की ओर मूव करे। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस फ्रूट को खाकर वह मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच जाएगा। हमारे एमसी का नाम था गिल्फुस एल्ड्रियन, और उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता था। डेकेड्स बाद गिल्फुस बूढ़ा हो चुका था और अपनी डेथ बेड पर था। वह अपने फैमिली मेंबर्स से घिरा हुआ था, और उसके पास उसका सबसे बड़ा बेटा गिलेयम बैठा था। गिल्फुस ने देखा कि उसका बेटा दुखी दिख रहा है, और उसने उसे अच्छा बनने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसका समय आ चुका है। गिलेयम उदास था क्योंकि वह अपने पिता को खोने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी मां को खोया था। जब वह मरने ही वाला था, गिल्फूस ने इमॉर्टलिटी फ्रूट के बारे में सोचा और समझा कि वह सब बस एक बकवास थी। फिर भी उसे इस बात से सुकून मिला कि उसे एक पत्नी और बच्चे मिले। उसने अपने बच्चों से कहा कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है और उसे कोई रिग्रेट नहीं है। हालांकि अंदर से यह पूरी तरह से झूठ था। असल में गिल्फुस को रिग्रेट था कि उसके पास मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंचने के लिए और समय नहीं था। कुछ ही पलों बाद वह मर गया, और अचानक उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। वह शॉक्ड था और सोचने लगा कि सब कुछ अलग क्यों दिख रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका बॉडी बहुत हल्का है, और जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके बेबी हैंड्स हैं। यही वह पल था जब उसे समझ आया कि वह एक बेबी है और वह एक बेबी स्कॉट में है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने खुद को काल्म करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपनी पास्ट लाइफ में 10 स्टार था। गिल्फस ने निष्कर्ष निकाला कि उसकी पोजीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन कर सकता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि जिस इमॉर्टैलिटी फ्रूट को उसने खाया था, वह वास्तव में इमॉर्टैलिटी फ्रूट नहीं था। उस फ्रूट की पावर री इनकारनेशन थी, इमॉर्टैलिटी नहीं, बिल्कुल जैसे उसने पहले शक किया था। यह सोचकर वह मुस्कुराया, क्योंकि उसने इसे अपने लिए बेहतर लक माना। इसके साथ ही उसे विश्वास हो गया कि वह आखिरकार मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच सकता है। उसने देखा कि उसके आसपास और भी बेबीज हैं, और क्योंकि वह एक अलग बिल्डिंग में था, उसने समझा कि वह ड्रैगन फैमिली में रीबॉर्न हुआ है। हालांकि उसने सोचना शुरू किया कि कमरे में इतने सारे बेबीज क्यों हैं। तभी मेड्स फीडिंग बॉटल्स लेकर कमरे में आईं। उन्होंने एक कॉट में हाथ डाला और एक बेबी गॉब्लिन को निकालकर उसे फीड करना शुरू किया। गिल्फस यह देखकर शॉक्ड रह गया कि कमरे में गॉब्लिन है, और वह सोचने लगा कि मेड्स क्या करने वाली हैं। गॉब्लिन को एक लाल सब्सटेंस खिलाने के बाद गॉब्लिन फट गया, और उसका ब्लड गिल्फस के चेहरे पर फैल गया। यह देखकर वह शॉक्ड रह गया, और डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया जब उसने यह समझने की कोशिश की कि बॉटल के अंदर क्या है। फिर मेड्स ने तय किया कि इसे थोड़ा डाइल्यूट करेंगे और बच्चों को देना जारी रखेंगे। जल्द ही एक मेड ने उसे भी पकड़ लिया, जबकि वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि गॉब्लिन को आखिर क्या खिलाया गया जिससे वह एक्सप्लोड हो गया। उसने साफ देखा कि बॉटल की कंटेंट मिल्क नहीं थी, बल्कि उसमें मैजिक भरा हुआ था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेड्स बच्चों को इतनी डेंजरस चीज पिला रही हैं। मेड ने बॉटल को उसके मुंह में धकेल दिया, और जैसे ही उसने बॉटल की कंटेंट का स्वाद लिया, गिल्फस को आखिरकार समझ आया कि यह एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लड है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे कितने इंसेन हैं जो बेबीज को ड्रैगन्स ब्लड पिलाते हैं। उसे आखिरकार समझ आया कि उन्होंने क्यों कहा था कि इसे डाइल्यूट करेंगे। उसने सोचा कि उसे इसे थूकना होगा, लेकिन उसे याद आया कि उसने थोड़ी सी मात्रा पहले ही निगल ली है। हालांकि उसने निष्कर्ष निकाला कि थोड़ी सी अमाउंट उसे नहीं मारेगी। उसने देखा कि बाकी बेबीज भी उस सब्सटेंस को थूक रहे हैं, और उसने तय किया कि एक्सप्लोड होने से पहले यही करना
उसके लिए भी सबसे अच्छा होगा। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद वह इसे थूक कर गलती कर रहा है। उसे समझ आया कि अगर वह सारी मैजिक पावर अब्सॉर्ब कर ले तो वह अपने पास्ट सेल्फ से भी आगे निकल सकता है और आखिरकार मार्शल आर्ट्स की पीक तक पहुंच सकता है। उसे जरा भी क्लू नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने तय किया कि इस सिचुएशन का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसने बॉटल की सारी कंटेंट पी ली। उसके चेहरे पर ऐसा डिटर्मिनेशन था जैसे सबको दिखाना चाहता हो कि उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये देखकर मेड भी शॉक्ड रह गई कि गिलफूस खुशी खुशी ड्रैगन्स ब्लड पी रहा है जो उसे पिलाया जा रहा है। मेड को भी खुशी हुई कि सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है। पूरा बॉटल पीने के बाद उसे वापस कॉट में रख दिया गया और उसने महसूस किया कि बाकी बेबीज भी इस मुश्किल घड़ी से बच गई थीं। एक नॉर्मल बेबी की तरह उसने अच्छे मील का मजा लेने के बाद नींद आनी शुरू कर दी। 7 साल बाद गिल्फस को स्ट्रेंथ स्किल्स प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है। वह अपने पैरों पर एक बोल्डर रखकर एक हाथ से पुशअप्स कर रहा था। वह 1000 पुशअप्स पूरी करता है और फिर स्टोन को दूर तक फेंक देता है। उसने अपने बल्क्ड बॉडी को देखा और स्वीकार किया कि उसे यह पसंद है। अब गिल्फूस का नाम जीक एल्ड्रियन रखा गया है। जीक अपने सारे स्ट्रेंथ का श्रेय उस ड्रैगन ब्लड की क्वालिटी को देता है जो उसने पिया था। ड्रैगन्स ब्लड में बहुत बड़ी पावर थी और यहां तक कि जिन बेबीज ने थोड़ा सा भी इंजेस्ट किया था उनके बॉडीज भी नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन गए। अपने पास्ट लाइफ में अब्सॉर्ब की हुई डिवाइन ड्रैगन की ट्रू सोर्स पावर की वजह से जीक एंशिएंट ड्रैगन की हर ड्रॉप यूनिक पावर को अब्सॉर्ब कर पाया। जीक ने एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की जिसने खुद उसे भी शॉक्ड कर दिया। हालांकि जीक ने देखा कि वह अभी भी एक 1 स्टार वॉरियर है, जिससे वह डिसअपॉइंटेड हुआ क्योंकि उसे कम से कम 4 स्टार्स होना चाहिए था। असल में स्टार किसी के ट्रू सोर्स ऑफ पावर का प्रतीक है जो अपनी लिमिट तक कंप्रेस किया जाता है। एक व्यक्ति अपने बॉडी को एक यूनिवर्स मानता है और स्टार्स को उसके अंदर मूव करने देता है। पता चला कि हर स्टार के साथ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्स उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। और अपनी पास्ट लाइफ में जीक ने 10 स्टार्स का रैंक हासिल कर लिया था, जिससे वह दुनिया का अकेला इंसान बना जिसने यह किया। अब जीक को पैदा हुए 7 साल हो चुके हैं। वह ड्रैगन फैमिली के करंट हेड का बेटा है, लेकिन वह एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। उसकी मां पहले ही मर चुकी थी और उसके पिता ने कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। जीक को विश्वास नहीं होता कि उसका पिता एक पीस ऑफ ट्रैश है। असल में वह एक मिलेनियम बाद रीइंकारनेट हुआ जहां दुनिया ऐसी जगह बन चुकी थी जहां वीक लोग स्ट्रांग के हाथों मरते हैं। यहां एक अजीब सा रिचुअल भी है जिसे ड्रैगन ट्रायल कहते हैं। सिर्फ वे बेबीज जो ब्लड पीकर बच जाते हैं उन्हें ड्रैगन वॉरियर्स के तौर पर ट्रेन किया जाता है, लेकिन जीक को अब तक किसी से एक भी ट्रेनिंग नहीं मिली। उसने मेड से कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की, लेकिन मेड ने बस इतना जवाब दिया कि वह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जीक ने मेड से गुस्से में कहा कि जो लोग ट्रायल पास करते हैं उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन वह चारों तरफ सिर्फ मेड से घिरा है और कोई इंस्ट्रक्टर नजर नहीं आता। मेड एक डॉल की तरह एक्ट करती है और जीक से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वह कहता है नहीं। असल में जीक खुद को संभाल सकता है क्योंकि वह अभी कॉम्बैट ट्रेनिंग से ज्यादा अपने बॉडी को बिल्ड करने पर फोकस कर रहा है। फिर जीक मेड से पूछता है कि क्या वह उसे मेन फैमिली के बाकी बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन मेड वही जवाब देती है कि वह कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जीक घुमा फिराकर जवाब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेड अपना जवाब वहीं रखती है। जीक गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि क्या यही एक बात है जो मेड कह सकती है। फिर जीक मेड से पूछता है कि क्या उसे इस घर में बदसलूकी झेलने के लिए रखा गया है, लेकिन मेड इसे नकार देती है और कहती है कि उन्हें उसकी पर्सनल नीड्स का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है। जीक ने नोटिस किया कि मेड एक 3 स्टार फाइटर है और कॉम्बैट ट्रेनिंग में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन चूंकि मेड हेल्पफुल नहीं हो रही थी, जीक ने तय किया कि अब उसके लिए फॉरेस्ट में जाने का समय है। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह 3 साल से एक मेड के साथ रह रहा है और उनके बीच कोई रियल कनेक्शन नहीं है। जीक को उम्मीद थी कि उसे कोई रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मेड ने कोई जवाब नहीं दिया और अब वह उसे इग्नोर करने लगी। जेक जंगल में चला जाता है और वहां विषैली जड़ी बूटियों का एक गुच्छा खा लेता है, जिनका स्वाद बहुत भयानक था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वह इसे अपने ट्रेनिंग का हिस्सा मानता था। अचानक उसने नोटिस किया कि एक फेंट ट्रेल उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि कोई उसका पीछा क्यों करेगा
और सामने आकर कुछ बोलेगा नहीं। उसने चाहे कोई भी हो उसे इग्नोर कर दिया और अपना फोकस सामने आने वाली चीज पर लगाया। अचानक उसने अपने सामने एक गुस्से वाला बोर देखा। उसे एहसास हुआ कि जिस ब्लैक मिस्ट उस आदमी से निकल रही थी जो उसका पीछा कर रहा था, वह उसकी पास्ट लाइफ में मौजूद नहीं थी और वह सोचने लगा कि यह आखिर है क्या। फिर भी जीक ने खुद को बोर के सामने दिखा दिया और जैसा नाम से पता चलता है, बोर सीधे उसकी ओर चार्ज कर गया। जीक हंसा जब उसने देखा कि बोर का ध्यान अब उसकी ओर है। जीक ने परफेक्ट स्टैंस लिया ताकि आसानी से बोर को डॉज कर सके और जैसे ही बोर सामने आया, जीक ने उसके पेट पर एक पंच मारा। इससे इतना जोरदार इंपैक्ट हुआ कि बोर के अंदरूनी हिस्से टूट गए और वह एक ही वार में खत्म हो गया। जीक इंप्रेस्ड हुआ कि सिर्फ एक हल्का सा टैप मारकर, जबकि वह सिर्फ 1 स्टार है, वह बोर को गिरा सका। जीक ने फिर सोचा कि असल मायने स्टार की क्वालिटी रखती है, क्वांटिटी नहीं। जीक ने बोर को उठाया और अपने कंधे पर डालकर घर की ओर चल पड़ा। जीक ने कहा कि वह अकेले रहने से पहले ही थक चुका है और वह एडवेंचर पर जाने के बारे में सोच रहा है। हालांकि उसने समझा कि चाहे वह कहीं भी जाना चाहे, सी ही एकमात्र जगह है जहां जा सकता है। उधर जो अजीब आदमी जीक का पीछा कर रहा था, वह शॉक्ड था कि जीक ने सिर्फ एक पंच से बोर को गिरा दिया, जबकि उसने कभी कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं ली। इसके अलावा वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जीक ने यह तक नोटिस कर लिया कि वह छिपा हुआ था। उसने साफ मान लिया कि जीक कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। क्योंकि उसकी मां जल्दी मर गई थी और उसके पिता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने सोचा कि किसी भी हालत में जीक को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली होगी। लेकिन उसे भागने की इजाजत नहीं थी क्योंकि वह फैमिली हेड का बच्चा था और इसी वजह से उसे हमेशा सर्वेलेंस में रखा गया था। वह अजीब आदमी समझ गया कि हर मोड़ पर चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। जीक घर वापस आता है और देखता है कि घर में विजिटर्स आए हुए हैं। वह इन विजिटर्स की स्ट्रेंथ महसूस करता है और सोचता है कि वे उससे क्या चाहते हैं। वह दरवाजे तक जाता है उनकी कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए और उसे एहसास होता है कि उनमें कोई किलिंग इंटेंट नहीं है। फिर वह आखिरकार दरवाजा खोलता है और कमरे में कुछ मैन को देखता है और उनसे पूछता है कि वे क्यों आए हैं। उसे नोटिस होता है कि उन मैन के कपड़ों पर एलड्रैगन का एम्बलम बना हुआ है। यह देखकर उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वह सोचता है कि वे उससे आखिर क्या चाहते हैं। तभी मैन बताते हैं कि वे उसे लेने आए हैं क्योंकि उसे एक एग्जामिनेशन देना है। यह सुनकर जीक लगभग अपना दिमाग खो देता है क्योंकि किसी ने उसे कभी इस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं बताया था। थोड़ी देर बाद जीक को मेन हाउस ले जाया जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 1000 साल बाद यहां वापस आएगा जहां से वह दूर था। जो मैन घर आए थे उन्होंने जीक को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई। असल में उसे मेन हाउस लग्जरी के लिए नहीं बल्कि एकेडमी में जाने के लिए लाया गया था, जिसका नाम था ड्रैगन्स नेस्ट। यह एकेडमी लड्रैगन फैमिली ने बनाई थी और फैमिली में पैदा होने वाला हर बच्चा इसमें एनरोल होने का लक्ष्य रखता था। असल में वे सभी 7 साल की उम्र में एजुकेशन पाते हैं और आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन था। लेकिन जीक ने तो शुरू से कोई एजुकेशन ली ही नहीं थी। फिर भी जीक के पास एग्जाम देने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि यह मैंडेटरी था। इसी वजह से उसे जंगल से यहां तक लाया गया था। जीक इस सब से फ्रस्ट्रेटेड हो गया और इससे उसने अपना सिर दर्द में झुका लिया। जब बाकी स्टूडेंट्स उसके पास से गुजर रहे थे तो उनमें से एक ब्लू हेयर वाला लैंगस उसके पास आया। लैंगस ओल्ड स्केल विलेज से था और उसने जीक से पूछा कि क्या वह ठीक है या किसी परेशानी में है। जीक ने मुड़कर उसकी ओर देखा और उससे रूखेपन से पूछा कि उसे क्या चाहिए। लैंगस एक टिमिड इंसान जैसा लगा जब उसने कहा कि वह बस मदद करना चाहता था क्योंकि जीक परेशान दिख रहा था। जीक लैंगस के इस अप्रोच से शॉक्ड हो गया। उसे एहसास हुआ कि लैंगस शाई टाइप है, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके अंदर कुछ पावर चल रही है। जीक खड़ा हुआ और रूखेपन के लिए माफी मांगी। उसने फिर अपना परिचय दिया और लैंगस से कहा कि वह बस कंफ्यूज्ड है कि फैमिली हेड्स उन्हें क्या करने पर मजबूर करने वाले हैं। लैंगस ने फिर रिप्लाई किया कि एग्जाम का कंटेंट हर साल नहीं बदलता। लेकिन जीक साफ साफ लैंगस को बताता है कि उसे सच में पता ही नहीं है कि एग्जाम किस बारे में है। यह सुनकर लैंगस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा लड़का सच में जीरो नॉलेज रखता है। लैंगस सोचता है कि जीक ठीक रहेगा या नहीं
क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि एग्जामिनेशन में उसे क्या फेस करना है। फिर लैंगस डिसाइड करता है कि वह जीक को सब समझाएगा। जैसे ही वह समझाना शुरू करने वाला होता है, पीछे से कुछ बुलीज का ग्रुप आता है और लैंगस को रंट कहकर बुलाता है। यह सुनकर जीक भी शॉक्ड हो जाता है कि कोई लैंगस को कमजोर कह रहा है। यह बुली ग्रुप एक लड़के रेटन के लीड में था और वह भी ओल्ड स्केल विलेज से था। रेटन मजाक उड़ाते हुए लैंगस से पूछता है कि ऐसा रंट एग्जाम देने क्यों आया है, वह घर जाकर बस खेल क्यों नहीं लेता। लैंगस को उसका डिस समझ ही नहीं आता और वह जवाब देता है कि वह एग्जाम देने आया है। लेकिन यह सुनकर रेटन गुस्से में उस पर चिल्ला देता है। रेटन लैंगस से कहता है कि वह एक पीस ऑफ ट्रैश है और ऐसा इंसान कभी एकेडमी में एंट्री नहीं कर पाएगा। रेटन फिर जीक का भी मजाक उड़ाता है और याद दिलाता है कि उसका फादर एक मॉक ड्रैगन है। जीक नोटिस करता है कि लैंगस गुस्से में है क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी कस ली है। असल में ड्रैगन फैमिली में एक हायरार्की होती है जो एब्सोल्यूट मोनार्क से तय होती है। रुकीज को लेसर ड्रैगन्स कहते हैं, कॉमन सोल्जर्स को यंग ड्रैगन्स, कैप्टन क्लास को एडल्ट ड्रैगन्स और सबसे ऊपर एल्डर्स एग्जीक्यूटिव क्लास होते हैं जिन्हें एल्डर ड्रैगन्स कहा जाता है। लेकिन हायरार्की में सबसे नीचे एक लेवल होता है जो ट्रैश के लिए रिजर्व्ड होता है और उन्हें मॉक ड्रैगन्स कहते हैं। मॉक ड्रैगन्स वे लोग होते हैं जो ड्रैगन्स नेस्ट में घुसने में फेल हो जाते हैं या एकेडमी से ग्रेजुएट नहीं कर पाते। उन्हें बेसिकली फेक कहा जाता है। लेकिन लैंगस ये साबित करना चाहता है कि उसके जैसे लोग फेक नहीं हैं। तभी जीक कॉन्वर्सेशन में कूद जाता है और रेटन से पूछता है कि उसने कैसे मान लिया कि लैंगस ट्रैश है जबकि उसने अभी तक एग्जाम भी नहीं दिया है। यह सुनकर रेटन शॉक्ड हो जाता है और जीक से पूछता है कि वह कौन है और क्या उसका उससे कोई प्रॉब्लम है। जीक रिप्लाई करता है कि वह कूल है, लेकिन वह बस यह जानना चाहता है कि रेटन क्यों सोचता है कि लैंगस एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता। रेटन जवाब देता है कि लैंगस जैसे लोग वीकलिंग्स हैं। यह सुनकर जीक शॉक्ड होता है और सीधे रेटन से कह देता है कि लैंगस उससे और उसकी पूरी गैंग ऑफ ट्रैश से ज्यादा स्ट्रांग है। यह सुनकर रेटन पिस्ड हो जाता है और जीक से पूछता है कि क्या वह इंप्लाई कर रहा है कि वे सब लैंगस जैसे इंसान से नीचे हैं। लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़े, एक एग्जामिनर वहां आ जाता है और स्टूडेंट्स को बताता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। वह एप्लीकेंट्स को बताता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें नंबर टैग लेना होगा। रेटन गुस्से से जीक को घूरता है और वादा करता है कि वह उसका चेहरा याद रखेगा। जीक सरप्राइज होता है कि रेटन ऑलरेडी पिस्ड है और सोचता है कि आजकल के यूथ इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हैं। यह सुनकर लैंगस भी सरप्राइज होता है क्योंकि वे सब सेम एज के हैं। फिर लैंगस जोड़ता है कि कोई भी इंसान गुस्सा हो जाएगा अगर उसे वीक कहा जाए। जीक पूछता है कि क्या एग्जाम देना जरूरी है, लेकिन लैंगस बताता है कि अगर उसे लगता है कि वह एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी नहीं रखता तो वह विथड्रॉ कर सकता है। यह सुनकर जीक सरप्राइज हो जाता है और लैंगस को और भी प्रूव हो जाता है कि जीक को सच में कुछ पता नहीं है। लैंगस फिर जीक को एडवाइस करता है कि वह विथड्रॉ कर ले क्योंकि एग्जाम में उसे चोट लग सकती है। लेकिन जीक साफ बता देता है कि उसका विथड्रॉ करने का कोई इरादा नहीं है। लैंगस सरप्राइज होता है कि जीक इतना कॉन्फिडेंट है जबकि उसे एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। फिर जीक सजेस्ट करता है कि एग्जाम शुरू होने से पहले उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी देर में सारे एप्लीकेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जामिनर उनके सामने खड़ा होकर एग्जाम की डिटेल्स बताता है। वह कहता है कि उन्हें बस सामने रखे हुए रॉक पर एक स्क्रैच छोड़ना है ताकि वे एग्जाम पास कर सकें, लेकिन कोई भी वेपन्स अलाउ नहीं है सिवाय उन वेपन्स के जो एग्जामिनर्स देंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एप्लीकेंट्स अपने बेयर हैंड्स भी यूज कर सकते हैं अगर वे रॉक पर स्क्रैच बना पाएं। एग्जामिनर यह भी बताता है कि सबको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। लेकिन जीक को यह एग्जाम कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता। यह सुनकर लैंगस डर जाता है और जीक सोचता है कि इसमें सरप्राइज क्या है क्योंकि बस स्क्रैच ही तो करना है। जीक पहले से सोच रहा था कि शायद कोई क्रेजी एग्जामिनेशन होगा क्योंकि पहले ट्रायल में उन्हें ड्रैगन ब्लड पिलाया गया था। लेकिन अब जो वह देख रहा है उसे जीक बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। फिर एग्जामिनर आदेश देता है कि एग्जाम शुरू हो। पहला एप्लीकेंट रॉक के पास जाता है और पूरी ताकत से उसे सोर्ड से स्लैश करता है, लेकिन इससे उसका सोर्ड टूट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे सबके कान लगभग बंद हो जाते हैं। इतनी ताकत लगाने के बाद भी वह रॉक पर एक भी स्क्रैच नहीं कर पाता।
वह लड़का दर्द से जमीन पर गिर जाता है और एग्जामिनर्स उससे पूछते हैं कि क्या वह अपनी बाकी 2 अटेम्प्ट्स यूज करना चाहता है, लेकिन वह इतना दर्द में होता है कि कुछ कर ही नहीं पाता। उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है और वहां से ले जाया जाता है। जीक नोटिस करता है कि लैंगस अजीब सा बिहेव कर रहा है और वह सोचता है कि ऐसा क्यों है जबकि एग्जाम तो इजी लग रहा है। तब जीक लैंगस से रॉक के बारे में पूछता है। लैंगस रिवील करता है कि उस रॉक को रिजेनरेशन स्टोन कहते हैं और वह किसी भी छोटे स्क्रैच को तुरंत रिपेयर कर देता है। यह रॉक में यह एबिलिटी भी है कि अगर उस पर ब्रूट फोर्स से अटैक किया जाए तो वह डैमेज इंपैक्ट को 100 गुना रिफ्लेक्ट कर देता है। जीक कंक्लूड करता है कि यह रॉक काफी आउटरेजस है। लैंगस फिर मेंशन करता है कि कोई इस पर स्क्रैच तभी छोड़ सकता है अगर व्यक्ति के अंदर का ईथर सोर्स पावर ठीक से सर्कुलेट किया जाए। यह सुनकर जीक समझ जाता है कि यह असल में मार्शल आर्ट्स स्किल से ज्यादा सही तरीके से ईथर सोर्स पावर हैंडल करने पर डिपेंड करता है। जीक पार्टिसिपेंट्स पर नजर डालता है और वह समझता है कि काफी एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम पास कर सकते हैं। वह नोटिस करता है कि रीटिन और उसके लोग भी इतने स्ट्रांग हैं कि एग्जाम पास कर सकते हैं। जहां वह बैठा है वहां से उसे एप्लीकेंट्स की आवाजें आती हैं जो एक एक करके फेल हो रहे हैं। उनके आर्म्स टूट जाते हैं जब वे रॉक पर स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। तभी एग्जामिनर नंबर 315 को बुलाता है जो जीक का नंबर है। लैंगस डर जाता है और जीक से कहता है कि वह विथड्रॉ कर ले, लेकिन जीक उसे अश्योर करता है कि वह ठीक रहेगा। जीक आगे बढ़ता है और जैसे ही एग्जामिनर उसकी ओर देखता है उसे जीक से एक इमेंस प्रेशर और ऑरा महसूस होती है। एग्जामिनर उससे पूछता है कि वह कौन सा वेपन चुनना चाहता है, लेकिन जीक जवाब देता है कि उसे किसी वेपन की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने बेयर हैंड्स इस्तेमाल करेगा। एग्जामिनर फिर से पूछता है कि क्या सच में उसे कोई वेपन नहीं चाहिए, और जीक कहता है कि हां, उसके फिस्ट्स ही काफी हैं। जब बाकी स्टूडेंट्स यह सुनते हैं तो वे उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि फिस्ट्स से रॉक पर स्क्रैच छोड़ना इम्पॉसिबल है। यहां तक कि लैंगस भी जीक पर भरोसा नहीं करता और जेन्युइनली सोचता है कि उसके आर्म्स और फिस्ट्स फट जाएंगे। लैंगस खुद को ब्लेम करता है कि उसे जीक को एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहिए था, लेकिन चूंकि जीक ने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है, एग्जामिनर उसे प्रोसीड करने को कहता है। जीक रॉक को ध्यान से देखता है और मानता है कि यह मिनरल का बना है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वह कंक्लूड करता है कि यह कुछ ऐसा है जो 1000 सालों में बना है। जीक समझता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो उसे नहीं पता, लेकिन वह सोचता है कि उन्हें फ्यूचर के लिए छोड़ देना चाहिए। जीक खुद को पावर अप करता है, रॉक को पंच करने के लिए रेडी होता है। जितनी पावर वह जनरेट करता है उसे यकीन है कि वह रॉक पर अपना डिजायर्ड इफेक्ट डालेगा। वह जो टेक्निक यूज करना प्रीफर करता है उसे कहते हैं ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म। उसके बॉडी और आर्म के चारों ओर ब्राइट येलो ऑरा बनती है और वह अपना आर्म रॉक पर स्मैश करता है। इस इंपैक्ट से रॉक का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, साथ ही लाउड नॉइज और डस्ट क्लाउड उठती है। सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन जहां सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, एग्जामिनर की आंखें खुली रहती हैं और वह इसे एक बिग डील मानता है। जीक राहत की सांस लेता है, लेकिन नोटिस करता है कि यह टेक्निक उसकी एज के लिए थोड़ा एडवांस्ड है। वह अपने आर्म को चेक करता है और देखता है कि वह ब्लीडिंग कर रहा है और उसका यूनिफॉर्म भी फट चुका है। रॉक को तोड़ने के लिए खुद की तारीफ करने के बजाय जीक कंक्लूड करता है कि उसकी ट्रेनिंग अभी भी काफी नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि उसने यह कैसे कर दिया। दूसरी तरफ रिटिन बस गुस्से में है कि जीक रॉक तोड़ पाया। लैंगस तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके लिए जीक एग्जाम पास करने वाला आखिरी इंसान था। यहां तक कि एग्जामिनर भी इसे नामुमकिन मानता है क्योंकि रीजनरेशन स्टोन को तोड़ना सिर्फ वही कर सकता है जो 4 स्टार रैंक या उससे ऊपर हो। चूंकि जीक एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, एग्जामिनर सोचता है कि शायद उसने घर की कुछ पावर्स इनहेरिट कर ली हो। एग्जामिनर को यह भी लगता है कि जीक ने जो मूव इस्तेमाल किया उसने ये कहीं और भी देखा है। जीक एग्जामिनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि एग्जाम में उसने कैसा किया। एग्जामिनर उसे बताता है कि वह पास हो गया है और उसे एक बॉटल दी जाती है जिसमें हरा सब्सटेंस है। जीक जूनियर एग्जामिनर से बॉटल के अंदर की चीज के बारे में पूछता है, लेकिन वह आदमी बस नफरत से उसे घूरता है और कहता है कि हट जा। जीक बस मान लेता है कि यह बॉटल एग्जाम पास करने का रिवॉर्ड है। जीक अपने नए दोस्त लैंगस के पास लौटता है
और लैंगस उसकी तारीफ करता है कि वह कितना अमेजिंग था। फिर जीक लैंगस से बॉटल के बारे में पूछता है और वह बताता है कि यह एक हीलिंग पोशन है। जीक को यह सुनकर कंफ्यूजन होती है और लैंगस बताता है कि यह नॉर्मल ग्रेड हीलिंग पोशन है। जीक इसे फिर से चेक करता है और समझता है कि यह सब्सटेंस पॉइजनस नहीं दिखता। वह सोचने लगता है कि यह हीलिंग पोशन शायद असल में एलिक्सिर हो। असल में एलिक्सर एक ऐसा पोशन है जो बहुत रेयर मटेरियल से बनाया जाता है और इसमें वे हर्ब्स मिलाए जाते हैं जो सिर्फ सीक्रेट रेल्म्स में उगते हैं। इसके अलावा डिवाइन और फैंटम बीस्ट से निकले प्योर एलिक्सिर कोर्स इसमें ऐड किए जाते हैं। एलिक्सिर पीने से पुराने और नए घाव तुरंत हील हो जाते हैं और साथ ही किसी का ईथर भी बढ़ता है। लेकिन एलिक्सिर बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए यह बाजार में शायद ही कभी मिलता है। जीक हीलिंग पोशन पी लेता है और जैसा उसने सोचा था उसके टॉर्न आर्म्स तुरंत हील हो जाते हैं। जीक हैरान रह जाता है और समझता है कि यह हीलिंग पोशन वाकई एलिक्सिर है। लैंगस कहता है कि उसे तो एलिक्सिर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ड्रैगन हीलिंग पोशंस दुकानों में मिलने वाले पोशन से हमेशा बेहतर होते हैं। लैंगस इसे नॉर्मल चीज मानता है, जबकि जीक पूरी तरह शॉक्ड है क्योंकि उसकी सारी इंजरीज तुरंत हील हो गईं। हालांकि जीक नोटिस करता है कि इसमें ईथर सर्ज नहीं है जैसा कि असली एलिक्सिर पीने पर होता है। लैंगस फिर जीक से कहता है कि वह काफी इंप्रेसिव है, लेकिन जीक इस पर यकीन नहीं करता। जिक बोतल को देखता है और समझता है कि यह असल में वही चीज है जो इंसान की नॉलेज 1000 सालों से बना पाई है। लांग्स फिर जिक को याद दिलाता है कि वो काफी स्ट्रांग है और जिक जवाब देता है कि उसका एम स्ट्रांगेस्ट बनना है, तो उसे सरप्राइज नहीं होता। रेटन और उसके बुली वाले दोस्त जल्दी ही आगे आते हैं अपना टेस्ट देने और सब पास कर जाते हैं। जिक को इसमें सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो पास कर लेंगे। आखिर एप्लीकेंट 414 का नाम बुलाया जाता है और वो निकलता है लांग्स। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है, जीक नोटिस करता है कि लांग्स नर्वस है और उसे हिम्मत देता है कि खुद को संभाले, ये अश्योर करते हुए कि वो ठीक रहेगा। लांग्स पलटकर कहता है कि जीक बार बार स्टैंडर्ड बहुत हाई कर देता है। जब लांग्स टेस्ट साइट पहुंचता है, वो एक सोर्ड उठाता है जिससे जीक सोचता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। लांग्स गहरी सांस लेता है और चट्टान पर वार करता है, लेकिन वो एक भी स्क्रैच नहीं छोड़ पाता और वहीं गिर भी जाता है। हमेशा की तरह एग्जामिनर उसे बताता है कि उसके पास अभी 2 और चांस हैं। लांगस फिर से खड़ा होता है और दोबारा कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट वही रहता है। वो जमीन पर गिरकर रोने लगता है, सोचते हुए कि शायद वो फेल हो जाएगा जैसे उसके बुली ने कहा था। उम्मीद के मुताबिक रेटन और बाकी पहले ही उस पर हंस रहे होते हैं, कहते हुए कि आधे ड्रैगन का बच्चा हमेशा आधा ड्रैगन ही रहेगा। वो उसे छोड़ देने के लिए उकसाते हैं और जीक को भी याद दिलाते हैं कि उसने कहा था कि इतना कमजोर लांग्स उनसे स्ट्रांग है। फिर एग्जामिनर कहता है कि अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट ट्राई बची है। वो पूछते हैं कि क्या वो फिर से कोशिश करना चाहता है और लांग्स हकलाने लगता है, पूरी तरह अंधेरे में डूबते हुए। तभी अचानक अंधेरे से झीक की आवाज आती है, उससे पूछते हुए कि वो कर क्या रहा है। लांगस कंफ्यूजन में पीछे मुड़ता है और झीक उसे सजेस्ट करता है कि वो सोर्ड की जगह स्पीयर इस्तेमाल करे। लांगस अभी भी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन झीक कहता है कि वो वही मतलब कर रहा है जो उसने कहा। झीक उसे डांटते हुए बताता है कि वो ऐसा हथियार इस्तेमाल कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। जीक उसे अश्योर करता है कि चाहे वो कितनी भी बार कोशिश कर ले, वो सोर्ड से चट्टान पर डेंट तक नहीं डाल पाएगा। रेटन और उसके दोस्त फिर से झीक पर हंसने लगते हैं, कहते हुए कि लांग्स को बचपन से सोर्ड ही सिखाई गई है और उसने कभी स्पीयर की प्रैक्टिस नहीं की। उसी समय वो मानते हैं कि लांग्स चाहे वेपन बदल भी ले, वो हमेशा कमजोर ही रहेगा। जिक फिर एग्जामिनर से पूछता है कि क्या मिड टेस्ट में वेपन बदलने की परमिशन है। एग्जामिनर उसे अश्योर करता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीक मुस्कुराता है और लांग्स से कहता है कि वो बेझिझक स्पीयर इस्तेमाल कर सकता है। जीक एक प्रॉपर मोटिवेशनल स्पीकर की तरह खड़ा होता है और लांग्स से पूछता है कि क्या वो लूजर की तरह हार मानकर जाना चाहता है। लांग्स तुरंत कहता है नहीं। फिर लांग्स खड़ा होता है और जीक से कहता है कि वो उसकी सजेस्चन मानेगा और स्पीयर ट्राई करेगा। असल में
लांग्स का फादर ड्रैगन्स नेस्ट में जाने की परमिशन नहीं पा सका था और हमेशा मजाक का शिकार रहा। इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे को अच्छे से रेज किया। अपने पिता की इन सारी कोशिशों के कारण लांगस ये साबित करना चाहता है कि वो फेक नहीं है। उसे याद आता है कि जीक ने कहा था कि चाहे वो कितनी भी बार सोर्ड इस्तेमाल करे, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। लांगस जीक को लंबे समय से नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने उस पर भरोसा करने का फैसला किया, हालांकि उसे नहीं पता कि स्पीयर कैसे इस्तेमाल करना है। जिग बस इतना कहता है कि उसे स्पीयर को सीधे थ्रस्ट करना है। वो कहता है, ज्यादा सोच मत, बस कर डाल। लांगस जानता है कि किसी फर्स्ट टाइम स्पीयर यूजर के लिए रिजेनरेशन स्टोन पर अटैक करना और उसे डैमेज देना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो कभी श्योर नहीं हो पाएगा। भले ही वो अभी अभी जीक से मिला है, फिर भी उसने उस पर ट्रस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जीक उस पर भरोसा करता है तो वो भी खुद पर भरोसा करना चाहता है। लांगस स्टैंस लेता है और नोटिस करता है कि उसके बॉडी में ईथर सोर्स एनर्जी का फ्लो वैसा नहीं है जैसा सोर्ड पकड़ते समय होता था। लांगस स्टोन की तरफ दौड़ता है और स्पीयर से वार करता है, जिससे एक मैसिव शॉक वेव फैलती है। रेटन और उसके बुली दोस्त फिर हंसते हैं, कहते हुए कि वेपन बदलने के बावजूद कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो रियलाइज करते हैं कि लांग्स ने सच में ये कर दिखाया। वो शॉक में रह जाते हैं और एग्जामिनर भी यकीन नहीं कर पाता कि लांग्स ने स्पीयर से स्टोन को सच में पियर्स कर दिया। जीक लांग्स पर प्राउड फील करता है और उसके लिए क्लैप करता है। लांग्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब एग्जामिनर अपनी बुक में लिखता है कि वो टेस्ट पास कर गया है। लांगस फिर से एग्जामिनर से पूछता है कंफर्म करने के लिए, लेकिन तभी जीक पीछे से उसे गले लगा लेता है और अश्योर करता है कि उसने सच में कर दिखाया है। खुशी और आंसुओं से भरे लांग्स भी जीक को गले लगा लेता है। रेटन और उसके दोस्त मानने को तैयार नहीं होते कि लांग्स सच में पास हो गया है। वो सब इसे सिर्फ लक मानते हैं। तभी एग्जामिनर ऊंची आवाज में चिल्लाता है और एप्लीकेंट्स को बताता है कि एग्जाम खत्म हो गया है और अब अगला स्टेप एंट्रेंस सेरेमोनी होगा। जिक ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रॉक पर स्क्रैच करना ही उनका अकेला टेस्ट था। लांग्स उसे बताता है कि हो सकता है एकेडमी में एंट्री लेने के बाद एक और एग्जाम हो। जिक फिर लांग्स से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना है जब वो ऑलरेडी टेस्ट पास कर चुके हैं। लांग्स बताता है कि अब लरैगन फैमिली के हेड्स आएंगे और पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेटरी वर्ड्स देंगे। तभी दूर से ऑरा से भरे कई आदमी स्टूडेंट्स की तरफ चलते हुए नजर आते हैं। उनमें से एक आदमी जीक का ध्यान खींचता है और वो लांग्स से पूछता है कि ये ग्लूमी आदमी कौन है। लांग्स यकीन नहीं कर पाता कि जीक ने फैमिली हेड की इंसल्ट कर दी, लेकिन जीक बिना रुके उसे अगली भी कह देता है। इससे पहले कि वो और बोले, लांग्स उसका मुंह अपने हाथ से ढक लेता है। लांग्स उससे रिक्वेस्ट करता है कि चुप रहे और कुछ न बोले, मुश्किल से ही सही। जेक डिसाइड करता है कि वो चुप रहेगा। जेक उन आदमियों को ध्यान से देखता है जिन्हें लरैगन की फोर्सेस कहा जाता है। वो इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि उनमें कुछ डिसेंट लोग हैं, ज्यादातर 6 स्टार वाले। लेकिन फैमिली का हेड बालसा एलरैगन एक 8 स्टार वॉरियर है जो उसे बहुत बड़ा बनाता है। जिक सोचता है कि उसके समय में दुनिया में सिर्फ कुछ ही 8 स्टार्स थे और अब सोचता है कि कितने बचे होंगे। फिर वो लांग्स को बताता है कि उसे बालसा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका पिता है या नहीं। तभी बालसा ओवरवेलमिंग ऑरा के साथ आगे बढ़ता है और स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है। वो कुछ ही शब्द कहता है कि उन्हें ड्रैगन का फ्लैश और ब्लड बनना होगा, लेकिन इन शब्दों के साथ उसकी ऑरा का क्रशिंग प्रेशर भी आता है, जिससे सारे स्टूडेंट्स कांपने लगते हैं। यहां तक कि लांगस भी शिकायत करता है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जीक को बालसा की प्रेजेंस से कुछ भी महसूस नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ प्योर हेट्रेड होता है, वो भी बिना ये जाने कि क्यों। स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के बाद बालसा मुड़कर वापस चला जाता है। फिर एक और एल्डर स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है और बताता है कि हाउस का हेड उनसे बड़ी उम्मीदें रखता है। ये इंसान भी जीक का ध्यान खींचता है और वो सोचने लगता है कि ये सुनहरे बालों वाला एल्डर कौन है। जीक नोटिस करता है कि बालसा के जाने से स्टूडेंट्स पर का टेंशन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसकी प्रेजेंस का असर अब भी बना हुआ है। एग्जामिनर फिर आगे बढ़कर अनाउंस करता है कि अब डॉर्मिटरी असाइनमेंट्स बताए जाएंगे। ये सुनकर जिक शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि सब एक ही जगह पर जाएंगे। लांगस फिर एक्सप्लेन करता है क्योंकि जीक को कुछ पता नहीं होता। वो बताता है कि एकेडमी में 4 डॉर्म्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डॉर्म्स।
स्टूडेंट्स को इन चारों में से किसी एक डॉर्म में असाइन किया जाता है। थोड़ी देर बाद झीक का नाम पुकारा जाता है और वो उठकर जाने लगता है। वो अपने नए दोस्त से कहता है कि अपना ध्यान रखना, और दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर अलग हो जाते हैं। जिक को एकेडमी के ईस्ट डॉर्म में असाइन किया गया है और वो हैरान होता है कि 1000 साल में चीजें कितनी बदल चुकी हैं। वो अपने हाथ में लिखे नोट में दिए डायरेक्शंस को फॉलो करके अपने रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसे चिंता होती है कि उसका रूममेट गुस्सा न हो जाए क्योंकि वो देर से पहुंचा है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंचता है और पूरे जोश के साथ दरवाजा खोलता है ताकि अपना अराइवल अनाउंस कर सके और अपने नए रूममेट को ग्रीट कर सके। लेकिन उसकी पूरी एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट गायब हो जाती है जब वो देखता है कि उसका रूममेट कौन है। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।